हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटी नेट इकोनॉमिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं और इस सीरीज में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस इस सीरीज में मैं आप सभी को करवाने वाली हूँ, सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। एंड एज यू ऑल नो कि इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी यूनिट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लैग कर जाते हैं, क्योंकि इतना सारा डेटा होता है तो स्टूडेंट्स के लिए इतने सारे डेटा को याद रखना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप सभी की डिमांड के ऊपर इस सीरीज को मैं यहाँ पे शुरू करने वाली हूँ और इस सीरीज में हम लोग कितने पार्ट जो है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, यानी कि आप लोग कितने लाइक जो है वो इस सीरीज को जो है वो दे रहे हो या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना क्या फीडबैक दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी इस सीरीज का पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 1 में जो क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को करवाने वाली हूँ वो जम्मू एंड कश्मीर सेट एग्जाम में पूछे गए हैं। जो यहाँ पे रिसेंट जम्मू एंड कश्मीर सेट एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस के साथ साथ उस टॉपिक को भी हम लोग समझते जाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे देखिए कि जैसे एनडी की ओर से नाउअडेज चार स्टेटमेंट दी होती है, पूछा जाता है कि गलत कौन सा है ठीक कौन सा है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया है और पूछा ये गया है कि परंपरागत कृषि विकास योजना के ऊपर कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि परंपरागत कृषि विकास योजना के ऊपर जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है उनमें से करेक्ट कौन कौन सी है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि इस योजना को 2015 में लॉन्च किया गया है। तो साथ साथ मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखाती भी जाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो कि परंपरागत कृषि विकास योजना को लॉन्च किया गया है इन ईयर 2015। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि अगर हम लोग इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग सेल ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो जरा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम लोग देख लेते हैं कि किसकी ओर से इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग सेल ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। यही स्टेटमेंट हम लोगों से एग्जैक्ट पूछी गई थी, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर स्टेट लेवल का पूछा जाएगा तो स्टेट लेवल के ऊपर आप देख सकते थे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का पूछा जाएगा तो रीजनल काउंसिल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट हम लोगों से पूछी गई थी वो भी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद देखिए फंडिंग के ऊपर ये स्टेटमेंट है कि फंडिंग इस स्कीम के लिए कैसे की जाती है। 60 और 40 रेशियो यहाँ पे दी गई है, यानी कि 60% जो फंडिंग है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड करवाई जाएगी और रिमेनिंग यहाँ पे जो 40% है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पे फंडिंग पैटर्न क्या मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए फंडिंग पैटर्न इस स्कीम के अंडर जो है वो रहता है 60:40, यानी कि 60% फंडिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से और जो 40% है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें या फिर हिमालय स्टेट्स की बात करें तो इस केस में रेशो हो जाती है 90:10, यानी कि 90% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड करवाई जाएगी और 10% फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ पे 100% असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। तो यही यहाँ पे पूछा गया था कि क्या 60 और 40 की यहाँ पे रेशो चलती है फंडिंग के लिए, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और लास्ट स्टेटमेंट ये है कि ऑब्जेक्टिव इसका एम क्या है। इट एम्स एट ऑर्गेनाइजिंग अ मिनिमम ऑफ 1 क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन इन अ विलेज, यानी कि कम से कम एक क्लस्टर जो है वो हर एक विलेज में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखा देती हूँ कि इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना रूरल यूथ फार्मर और कंज्यूमर्स ट्रेडर्स के बीच। सेकंड है डिसएमिनेट करना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक फार्मिंग में। थर्ड ये है कि यूटिलाइज करना सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके ऊपर इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था, ऑर्गेनाइज करना अ मिनिमम ऑफ 1 क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन इन अ विलेज, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस ऑप्शन में चारों के चारों हमें ये स्टेटमेंट दी है। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देख सकते हैं कि चारों स्टेटमेंट दी गई है, सो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। एज पर यूनियन बजट ऑफ 2022 हम लोग इनको चेंज कर करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
सो इसको हम लोग चेंज करेंगे कि एज पर द बजट ऑफ 2023-24 हाउ मेनी स्कीम्स फ्रॉम द कोर ऑफ 4 स्कीम्स। तो कोर ऑफ 4 स्कीम में हमारे पास कितनी स्कीम्स आती हैं, तो यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, 6 स्कीम्स आती हैं। चाहे आप लोग पिछले बजट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जो एग्जैक्ट यहाँ पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे भी इसका 6 करेक्ट है, और अगर हम लोग नए यहाँ पे यूनियन बजट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तब भी यहाँ पे 6 से करेक्ट होगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आउटली ऑन मेजर स्कीम्स, कोर ऑफ 4 स्कीम्स पूछी गई थी, तो कोर ऑफ 4 स्कीम्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देयर आर 6 स्कीम्स, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सो यहाँ पे प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंगली पूछा गया कि प्रीवियस यूनियन बजट में 2022 का मतलब क्या कि यूनियन बजट 2022-23 के अकॉर्डिंगली यूएस डॉलर यहाँ पे इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने थे एट द एंड दिसंबर 2021। तो यहाँ पे मैं दोनों ही आपको दिखाऊंगी, यानी कि प्रीवियस बजट के अकॉर्डिंगली कितने हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और जो रिसेंट हमारा बजट है यानी कि बजट ऑफ 2023-24 उसके अकॉर्डिंगली दिसंबर 2022 में इंडिया के पास कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो प्रीवियस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख सकते हो कि 633.6 बिलियन यहाँ पे जो थे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, तो इसके अकॉर्डिंगली डी करेक्ट हो जाएगा। और रिसेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको 2023 कर दें और दिसंबर 2021 के बजाय वी विल यूज 2022। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो यहाँ पे आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो 562.72 बिलियन इतने हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, यहाँ की राउंड ऑफ करके 563 बिलियन डॉलर इंडिया के पास है एट द एंड ऑफ दिसंबर 2022। तो इसको आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इट इज बेस्ड ऑन 15 फाइनेंस कमीशन। सो 15 फाइनेंस कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि जो यहाँ पे प्रीवियस यूजीसी नेट एग्जाम था वहां पे आप लोगों ने देखा कि उन्होंने इसका जो था वो गलत दिया था, कि उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने दिया था कि इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जबकि फाइनेंस कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और आर्टिकल नंबर 280 के अंडर इसको प्रेसिडेंट की ओर से जो है वो फॉर्म किया जाता है। सो प्रेसिडेंट की ओर से आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन को फॉर्म किया जाता है। तो 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है, देख लेते कि क्या क्या स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि एनके सिंह इस कमीशन के चेयरमैन है। ये तो हम सभी को पता है कि एनके सिंह नंद किशोर सिंह जी इसके जो है वो चेयरमैन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइटल की अगर बात की जाए तो टाइटल है फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम, अगेन दिस इज करेक्ट। उसके बाद देखिए वॉल्यूम नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें, वॉल्यूम नंबर 4 यहाँ पे डिवोट होता है टू द यूनियन गवर्नमेंट, सो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर हम लोग वॉल्यूम नंबर 4 की बात करें तो ये जो वॉल्यूम नंबर 4 है वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो डिवोट किया जाता है। अगर यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट उन्होंने यूज किया है तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम नंबर 3 जो था अगर मेंशन किया होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट थी, बट क्योंकि वॉल्यूम नंबर 4 की बात हो रही है और यहाँ पे उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को जो है वो लिखा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। करेक्ट पूछ रहे हैं तो करेक्ट हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि टोटल 4 वॉल्यूम है। सो 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उन्होंने ऑर्गेनाइज की है 4 वॉल्यूम में। वॉल्यूम नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर 2 यहाँ पे इसमें है मेन रिपोर्ट, इसके अलावा नेक्सियस है। वॉल्यूम नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो इट इज डिवोटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट को डिवोट किया गया है वॉल्यूम नंबर 3। और अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम नंबर 4 की बात कर ले तो इट इज डिवोटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे यही जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट CAPM की फुल फॉर्म यहाँ पे आप लोगों से पूछी गई है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको क्वेश्चन नंबर 5, CAPM की यहाँ पे फुल फॉर्म है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो अगेन रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंगली इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, पुराने के अकॉर्डिंगली भी कर लेंगे और नए के अकॉर्डिंगली भी क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो देख लेंगे। सो देखिए कि यूनियन बजट 2022 से इसके ऊपर क्वेश्चन है कि फिस्कल डेफिसिट का कितना हमारा जो था वो यहाँ पे बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली फिस्कल डेफिसिट कितना था। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2022-23 और किसका पूछ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट वॉज 6.4% ऑफ GDP। तो यहाँ पे पुराने डेटा के अकॉर्डिंगली करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम लोग इसको अभी चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 2022-23-24 के बजट के अकॉर्डिंगली फिस्कल डेफिसिट का हमारा टारगेट क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अभी टारगेट है 5.9%। फिस्कल डेफिसिट के अलावा जो बाकी के डेफिसिट है यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इनका भी जो यहाँ पे बजट एस्टिमेट है वो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स मैचिंग की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे
सारे के सारे डेफिसिट आपको दिए हो और दूसरी ओर यहाँ पे जो है वो अमाउंट दिया हो कि कितना यहाँ पे परसेंटेज है वो दिया हो। मैचिंग करने को भी बोल सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ऑड वन आउट जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप याद रखोगे कि रेवेन्यू डेफिसिट की अगर बात कर लें 2023-24 के अकॉर्डिंगली हमारा बजट एस्टिमेट कितना है 2.9%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का है 1.7%, प्राइमरी डेफिसिट का है 2.3%। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो एनटी वाले फ्रेम करते हैं, तो इसको आप लोग एग्जैक्टली याद रखोगे। उसके बाद देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको कि 2015 में अडॉप्ट किया गया था और 2030 तक का हमारा टारगेट है कि इन गोल्स को हम लोगों ने अचीव करना है 2030 तक। यहाँ पे उन्होंने कुछ गोल्स उठाए हैं और आपसे पूछा गया कि कौन सा गोल है, यानी कि कितने नंबर पे ये गोल आ रहा है। टोटल हमारे पास यहाँ पे 17 गोल्स हैं, तो जरा हम लोग मैच कर लेते कि कौन कौन सा पूछा गया है। रिड्यूस करना इनइक्वालिटीज को, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, जेंडर इक्वालिटी, इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन। तो जरा देख लेंगे कि कौन कौन से 17 गोल्स हैं, मैच कर लेंगे। तो देखिए क्वालिटी एजुकेशन ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। जेंडर इक्वालिटी पूछा गया है तो यहाँ पे 5 नंबर पे आ रहा है, सो मैच करते जाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन जाएगा 4 के साथ और इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी 5 के साथ। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूस करना इनइक्वालिटीज, तो रिड्यूस करना इनइक्वालिटी गोल नंबर 10 है, तो इसको आप लोग यहाँ पे मैच कर लेंगे। सो ये चला जाएगा सेकंड के साथ, तो फर्स्ट का सेकंड यानी कि थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लाइमेट एक्शन यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13। 17 हमारे गोल्स हैं, 2030 तक का हमारा टारगेट है और इनको किसकी जगह पे अडॉप्ट किया गया था ये भी क्वेश्चन आ जाता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जगह पे इनको अडॉप्ट किया गया था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि 2015 में जो था वो एंड हो गए थे, तो यहाँ पे उनकी जगह पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो था वो अडॉप्ट किया गया था। बाकी के गोल्स कौन से हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इज इन विच ईयर द डायरेक्ट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ गोल्ड इनटू यूएस डॉलर सस्पेंडेड, यानी कि डायरेक्टली जो कंट्रीज की ओर से गोल्ड दे के यूएस डॉलर लिया जाता था यूएस से, वो कब यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये आप सभी ने पढ़ा ही होगा 1971। सो 1971 में ये जो सिस्टम था उसको सस्पेंड कर दिया गया था, तो इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर, अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। हर बार यहाँ पे जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें भी एचटीआई के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ भी पूछ रहे हैं कि जो 3 डायमेंशन है वो कौन कौन सी है, तो जरा देख लेते हैं कि एचटीआई में हमारे पास कौन कौन सी डायमेंशन है। 3 डायमेंशन है, कौन कौन सी, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है, नॉलेज है और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इंडिकेटर्स कौन कौन से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जीएनआई पर कैपिटा। सो यहाँ पे देख लेते कि कहाँ पे हमें ये सारे गिवन है। लिटरेसी अटेनमेंट, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग, सो ये एलिमिनेट कर देंगे। एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग एंड क्लीन एनर्जी अगेन एलिमिनेट कर देंगे। एक्सेस टू हाउसिंग ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट इज द करेक्ट, यानी कि एक्सेस टू नॉलेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इज द करेक्ट। अब इसके अलावा यहाँ पे जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का यहाँ पे जो है वो एचडीआई वैल्यू कितनी है और इंडिया का रैंक क्या है। इंडिया के साथ साथ जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज है उनका रैंक क्या है ये भी आपके लिए याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का रैंक है 132 और इंडिया का अगर स्कोर पूछा जाएगा तो स्कोर है 0.633। तो इंडिया का यहाँ पे स्कोर है 0.633। नंबर 1 अगर कंट्री के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि नंबर 1 कंट्री कौन सी है जिसका कि रैंक नंबर 1 है एचडीआई में, स्विट्जरलैंड है। नंबर 2 यहाँ पे नॉर्वे है और नंबर 3 यहाँ पे आइसलैंड है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनका भी रैंक आप लोग देख सकते हो। श्रीलंका का 73 रैंक है, चाइना का 79, भूटान का 127 है, बांग्लादेश 129, नेपाल 143 एंड पाकिस्तान 161। अब ऐसे जो क्वेश्चंस है वो एनटीए के फेवरेट रहते हैं। ऐसे यहाँ पे जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं एनटीए की ओर से फ्रेम किए जाते हैं, तो ये सारा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन कौन से जो 3 डायमेंशन है कौन से डायमेंशन इसमें आती नहीं है। तो पहले ये पता होना चाहिए कि जीआईआई में हमारे पास कौन कौन से डायमेंशन है। तो चलिए यहाँ पे दिखाती हूँ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो कि 1995 में लाया गया था। तो इसमें कौन कौन से डायमेंशन है, हेल्थ है, एम्पावरमेंट है एंड लेबर मार्केट है। इंडिकेटर कौन कौन से आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो जरा मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ आ रहा है हमारे पास, एम्पावरमेंट भी है और लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन भी है। ऑड वन आउट पूछा था, ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सो जीएसटी वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड एज अ टैक्स रिजीम। जीएसटी को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कहाँ पे आरंभ किया गया था ये आपने आइडेंटिफाई करना है।
इंडिया में किया गया था, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया 2017? तो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था फ्रांस, कब? 1954 में। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है बट स्टिल यहाँ पे आप लोग लिख के बताओगे कि इंडिया में जीएसटी को कौन सी डेट पे, कौन से साल में जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हो कि जो क्वेश्चंस हम लोगों ने आज डिस्कस किए कैसे क्वेश्चंस आपको लगे, और क्या ये चाह रहे हो कि ये जो सीरीज हम लोगों ने शुरू की है इंडियन इकोनॉमी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर, इसको हम लोग कंटिन्यू करें। फीडबैक आप लोग अपना जरूर से शेयर करना, क्योंकि उससे ही हमें ये जानने में हेल्प मिलती है कि हमें इस सीरीज को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर सेट एग्जाम जो कि लास्ट ईयर कंडक्ट करवाया गया था उसमें से मैंने लिए थे। सो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना जो फीडबैक है वो जरूर से शेयर करना। थैंक यू सो मच।